I am Lokendra Kumar. Welcome you on my YouTube channel Electro Classes. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसी सीरीज सर्किट में हम लोगों ने 6 सर्किट आपके स्टडी किए थे, जिसमें आपके पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज द आरएलसी सीरीज सर्किट। अब हमें इन सर्किटों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करने हैं जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इन न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप न्यू वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट नंबर 2। तो आज हम जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 है, इन एसी सीरीज सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन V इज इक्वल टू, आपको एक साइनसोइडल वोल्टेज गिवन है, दिस V इज इक्वल टू 283 साइन 3140 एंड करंट का मैग्नीट्यूड गिवन है I इज इक्वल टू 4 साइन 3140 माइनस 45 डिग्री। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड इम्पीडेंस, सर्किट पैरामीटर्स, पावर फैक्टर एंड पावर्स एंड फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिकल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते, बशर्ते वो आपको समझ में आए। तो चलिए देखिए हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमें पता है कि जब हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म स्टडी किया था तो वहां से हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी थी। उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अगर मैं बात करूं करंट के लिए, तो करंट के लिए इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। अब मैं यहां से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं इस वोल्टेज इक्वेशन से, तो आपको पता चलेगा कि जो Vm है दैट इज इक्वल टू 283 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 314 टी। सिमिलर तरीके से अगर मैं करंट को कंपेयर करता हूं तो यहां से मेरे पास Im की वैल्यू आ जाएगी, Im इज इक्वल टू 4 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 314 टी। और यहां से मुझे पता चलेगा कि जो वोल्टेज है, आपका वोल्टेज क्या है, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूं और करंट को ड्रॉ करूं तो करंट आपके पास -40 डिग्री, यानी कि करंट आपकी वोल्टेज से 45 डिग्री लैग करेगी। ठीक है जी, चलिए, तो उसने कहा है कि आपको सबसे पहले इंपीडेंस फाइंड आउट करना है। तो इंपीडेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो Z इक्वल टू होता है V अपॉन I। अब यहाँ जो हम V पुट करते हैं वो हम RMS वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता है किसी भी साइनसोइडल फंक्शन के लिए जो हमारे पास RMS वैल्यू होती है दैट इज द मैक्सिमम बाई रूट। तो यहां से अगर मैं वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू लिखता हूं तो 283 अपॉन रूट 2 हो जाएगी, और अगर हम करंट की बात करते हैं तो 4 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो यहां से जो आपकी इंपीडेंस कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी 283 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी 70.75, ये आपके पास ओम है। अब उसने कहा है कि आपको सर्किट पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। अब सर्किट पैरामीटर हमें कैसे पता चलेगा, तो ये जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन गिवन है इसको देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास कौन सा सर्किट की इक्वेशन गिवन है। क्यों, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन हम कर रहे थे प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल, आरसी एंड आरएलसी के, तो वहां हमने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप होती है वो स्टडी किया था। तो यहां हमें पता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अब हमें पता है कि वोल्टेज और अगर करंट सेम फेज में होंगे तो सर्किट आपका रजिस्टिव होगा, अगर करंट 90 डिग्री लैग करेगी तो प्योर इंडक्टिव होगा, अगर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी तो आपका कैपेसिटिव सर्किट होगा, अगर आपकी करंट वोल्टेज से 0 डिग्री और 0 से बड़ा और 90 से
लेस देन का एंगल रखती है, यानी कि जो एंगल है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से स्मॉल्ड है, तो उस केस में आपका जो सर्किट होगा वो आपका आरएल सर्किट होगा। अगर करंट लैग कर रही है, माइनस का साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है यानी प्लस का है, तो उस केस में आपका सर्किट आरसी हो जाएगा। इसका मतलब इस सर्किट में जो पैरामीटर होंगे वो आपके आरएल होंगे। अब हमें पता है कि जेड की वैल्यू अगर मुझे मिल गई है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएल सर्किट के लिए जब हमने इंपीडेंस निकाला था तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब मुझे पता है कि जो मैंने बताया था आपको कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, यानी कि अगर मैं यहां से पावर फैक्टर की बात करता हूं तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा कोसाइन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंगल, यानी कि 45 डिग्री। तो यहां से अगर मैं cos 45 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज 0.70 0.707। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ाया था तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से मैंने बताया था कि cos फाई की जो वैल्यू होती है दैट इज r अपॉन जेड होती है। तो मैं यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, z cos फाई। तो z की वैल्यू थी 70.75 एंड cos फाई की वैल्यू थी 0.707। अगर इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 70.75 से तो मेरे पास आ जाती है r इज इक्वल टू 50.02। r की वैल्यू कितनी आ जाती है, r इज इक्वल टू 50.02 ओम। अगर मेरे पास z भी है और r भी है तो मैं यहाँ से xl की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ z यूज करता हूँ, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ z की वैल्यू 70.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू आई आपके पास 50.02 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं 70.75 का स्क्वायर माइनस 50.02 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करता हूं और उसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो ये निकलेगा आपके पास 50.03, यानी कि जो एक्सएल की वैल्यू आएगी एक्सएल इज इक्वल टू 50.02। अब एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एफ एल। तो 50.02, तो यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ तो 50.02 अपॉन 2 पाई एफ, और इस 2 पाई एफ को हम बोलते हैं ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कंपेयर करके 50.02 अपॉन 314। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 314 से तो मेरे पास आता है L इज इक्वल टू 0.159 हेनरी। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने सर्किट के जो पैरामीटर हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में उसने कहा था कि आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कीजिए, तो हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें पावर कैलकुलेट करनी है, और पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। V मतलब RMS वैल्यू 283 बाई रूट टू इंटू 4 बाई रूट टू, कॉस फाई का मतलब हमारे पास कॉस 45 0.07। Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वी आई साइन फाई, दैट इज 283 अपॉन रूट टू इंटू 4 अपॉन रूट टू। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। साइन 45 दैट इज सेम वैल्यू आएगी 0.707,
इसी तरीके से हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। S इक्वल टू वी आई, यानी कि 283 अपॉन रूट 2 इंटू 4/√2। अगर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 283 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 0.707 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी आपके पास 400.16 वॉट। सेम आपकी ये आ जाएगी 400.16 watt. Oh, this is not watt, this is VARs, VAR. And 283 into 4 divided by 2, that is equal to 566 वोल्ट एम्पियर। तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके जाती है। क्वेश्चन में हमसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो हमने फेजर डायग्राम आपका यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब में जो हमारे आंसर आए हैं हम उसको सर्किल कर देते हैं। तो हमने Z की वैल्यू पहले यहाँ कैलकुलेट की, दिस इज, इसके बाद आपके पास R हमने ये कैलकुलेट किया है, इसके बाद L हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और नेक्स्ट पेज पे हमने पावर आपकी कैलकुलेट की है, ये हमने रिएक्टिव पावर कैलकुलेट की है, और इसके बाद हमने यहाँ टोटल वोल्ट एम्पियर कैलकुलेट किया है। और ये हमारे पास फेजर डायग्राम दिस इज। तो इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को पेपर में करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में काफी बार पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ने कहा है हमारे पास कि हमारे पास a non-inductive resistance of 10 ohm is connected in series with an inductive coil across 200 volt 50 hertz supply. The current drawn by the series combination is 10 ohm 10 ampere. The resistance of the coil is 2 ohm. Determine the inductance of the coil, power factor and voltage across the coil. तो उसने कहा है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है आपके पास जिसकी वैल्यू 10 ओम है, और ये एक इंडक्टिव कॉयल के अक्रॉस कनेक्टेड है। इंडक्टिव कॉयल का मतलब है कि ये एक आरएल सर्किट फॉर्म कर रहा है, तो हमने यहाँ आरएल सर्किट फॉर्म कर दिया और ये आपकी कोई कॉयल बना दी। अब इस कॉयल को आपने सप्लाई किया हुआ है किससे, इस कॉम्बिनेशन को आपने सप्लाई किया हुआ है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से। द करंट ड्रॉन, जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन से करंट ड्रॉन कर रही है, दैट विल बी 10 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल इज 2 ओम। आपको इंडक्टेंस बताना है इस कॉयल का कितना होगा, यानी कि आपको L की वैल्यू बतानी है कि L कितना होगा। अब आपको पता है कि जब भी आपके सर्किट में करंट सीरीज में करंट फ्लो करती है तो ईच एलिमेंट से आपके सेम फ्लो करती है। तो अगर मैं यहां से Z की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे पता है Z इक्वल टू होता है V अपॉन I। ठीक है जी, और V कितना दिया हुआ है आपको 200 और I आपको कितना गिवन है 10, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 ओम। अब अगर मैं RL सर्किट के लिए इंपीडेंस बोलता हूं तो दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ये वाला भी रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना यूज होगा, R की वैल्यू यूज होगी आपके पास 12 ओम। तो अगर मैं Z की वैल्यू
कैलकुलेट करता हूं यहाँ, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जबकि हमारे पास जेड की जो वैल्यू है वो 20 है, तो 20 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 400 माइनस 144 दैट इज 256, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आती है एक्स एल इज इक्वल टू 16, और एक्सएल की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू, ये 16 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 2 पाई एफ। अब 16 अपॉन 2 पाई एफ हमें दिया हुआ है 50, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 पाई, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास इज इक्वल टू 0.0509 हेनरी। तो इस तरीके से हम कॉइल का इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर आपको पता है, अगर आप कोयल का पावर सर्किट का पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हो जाएगा R12 अपॉन जेड। जेड कितना है आपके पास 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6। ये आपका सर्किट का पावर फैक्टर है। अब उसने कहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल, तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल इज इक्वल टू करंट जो फ्लो कर रही है और कॉयल का जो इंपिडेंस होगा यानी कि जेड कॉयल। अब यहां से अगर मैं आई की वैल्यू रखता हूं तो 10, और जेड कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब यहाँ जो आर की वैल्यू पुट होगी दैट इज द 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू हमारे पास आया था 16, ठीक है जी, तो यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये 256 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 256। 260 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज यहां से आपके पास आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल इज इक्वल टू 161.24 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए एंड वोल्टेज अक्रॉस द ये आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में ए 120 वोल्ट 60 watt lamp is to be operated on 220 volt 50 hertz supply means, इसने कहा है कि आपके पास कोई लैंप है, लैंप को हम लैंप को जो हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरीके से सिंबल से ड्रॉ करते हैं। लैंप है जिसकी वैल्यू जो है वो 125 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है और 60 वाट का बल्ब है। is to be operated on 220 volt 50 hertz supply means in order that lamp should be operate on correct voltage rating, calculate the value of non inductive resistance। उसने कहा कि अगर सर्किट में इस लैंप के अक्रॉस लैंप के सीरीज में
अगर कोई एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, और ये अपने प्रॉपर वोल्टेज पे ऑपरेट करता रहे, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हमने मान लिया कि हमने आर ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और ये जो सप्लाई है ये 220 वोल्ट है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो अगर आपको पता है कि जो लैंप है वो आपका एक रेजिस्टिव लोड है, इसका मतलब जो भी ड्रॉप लैंप के अक्रॉस होगा वो आपका इस रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज में होगा। इसका मतलब अगर मैं लैंप के अक्रॉस वोल्टेज को मान लूं बी लैंप और इस रेजिस्टेंस को मान लें वी आर, तो इसका मतलब होगा कि बी लैंप प्लस वी आर इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है जी, क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि इसकी नेचर भी क्या होगी, रेजिस्टिव होगी, और ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, तो वो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो वी लैंप आपके पास कितना है, 120 वोल्ट प्लस वी आर इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो यहां से वी आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दैट इज 100 वोल्ट। ठीक है जी, चलिए ये तो आ गया रेजिस्टेंस। अब अगर मुझे पावर भी गिवन है 60 वॉट है और 120 है, तो मुझे पता है कि पावर जो होगी लैंप के क्रॉस P इक्वल टू वी आई होगी। अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकालता हूं तो पावर है 60 और 120, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.5 एम्पियर। अब वी आर की जो वैल्यू होगी दैट इज आई इंटू आर होगी। वी आर मुझे पता है 100, आई 0.5, तो यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 0.5 यानी कि 200 ओम। तो अगर आप इस लैंप के अक्रॉस 200 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो ये अपने जो रेटिंग है उस पर प्रॉपरली ऑपरेट करेगा। अब दूसरे केस में कहा है कि अगर यह प्योर इंडक्टेंस हो, अगर प्योर इंडक्टेंस होगा तो तब कैसे होगा। तो प्योर इंडक्टिव के केस में जो आपका ये लैंप है इसके अक्रॉस एक इंडक्टर कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको उस इंडक्टर की वैल्यू बतानी है कि इस इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी जब ये आपका लैंप जो है अपने प्रॉपर वोल्टेज पे ऑपरेट करे। ठीक है जी, तो सर्किट आपका अब कैसा बन गया, ये आपका अगर मैं बी लैंप लिखता हूं इसको तो ये कैसा होगा बी एल। अगर आप देखेंगे तो सर्किट आपका बना आर एल नेचर का। आर एल नेचर का क्यों बना, क्योंकि लैंप जो है वो रजिस्टिव है और कॉइल क्या है, इंडक्टिव है। ठीक है जी, और मैंने बताया था कि जब आपके पास हम इंडक्टिव कॉइल के लिए करते हैं तो V की वैल्यू होती है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। याद करें आप वो फिगर डायग्राम जब हमने आर एल सर्किल के ड्रॉ किया था, ये करंट लिया था, यहाँ वी आर था और ये आपके पास वी एल था। जब हमने इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया था तो ड्रॉ करने के बाद हमने ये वोल्टेज निकाला था। इस ट्रायंगल से, राइट एंगल से हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी और ये रिजल्ट निकाले थे। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो V की वैल्यू 220 वोल्ट, वी आर 120 वोल्ट प्लस वी एल का स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो 220 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू एंड अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास वी एल इज इक्वल टू 184.39। आई की वैल्यू कितनी होगी, फिर से सेम 0.5। वी एल कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वी एल अपॉन आई। वी एल कितना है 184.39 अपॉन 0.5।
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू 368.78 और एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 368.78। तो यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी 368.78 अपॉन 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है तो ये हो जाएगा 368.78 अपॉन 100 पाई, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.17 हेनरी। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 4। एंड ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, सी गिवन है, ठीक है जी। वी आपको ये गिवन है, जेड कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, कॉस फाइव, वी आर, वी एल, वी सी, पी क्यू एस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपका सर्किट है ये आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये आपके एक सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कैसे होंगे, इस तरीके से। 10 ओम, एल की वैल्यू 1/3H, सी की वैल्यू 1/6H और V इज इक्वल टू है आपका 200 साइन 3t। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको Vm मिलेगा 200 एंड ओमेगा मिलेगा 3। यहाँ से आप VRMS कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 200 बाई √2 यानी 141.4। इसको देख लेते हैं एक बार, क्या यही वैल्यू आएगी क्या, 200 डिवाइडेड बाई √2 दैट इज 141, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है जेड। अब जेड करना है तो आरएलसी सर्किट के लिए जो जेड की वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर, एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा एल और एक्सी को लिखते हैं 1/ओमेगा सी, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू हमारे पास पता है दैट इज द 10 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू है दिस 1/3, ये 1/6 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 10 का स्क्वायर 1, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, दिस इज स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट 11। तो जेड की वैल्यू जो है वो आपकी कैलकुलेट होकर आती है अंडर रूट 11। या मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो अंडर रूट 11 नहीं, अंडर रूट 11 नहीं आएगा, 10 का स्क्वायर होगा तो ये आएगा 101, 11 नहीं आएगा, ये आएगा 101। तो हम कैलकुलेट करेंगे 101, दैट इज जेड की वैल्यू आएगी आपके पास 10.04। अब आपको आई कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन जेड। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 141.4 अपॉन 10.04। तो यहां से हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 141.4 डिवाइडेड बाई 10.04 दैट इज इक्वल टू 14.08। अगर आप cos फाइव कैलकुलेट करेंगे तो cos फाइव हो जाएगा r अपॉन जेड। r की वैल्यू है 10 और z की वैल्यू है 10.04। तो यहाँ से आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 10.04 दैट इज इक्वल टू 0.99। अब उसने कहा है कि वी आर कैलकुलेट करना है तो वी आर हो जाएगा आई इंटू आर, दैट इज आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है
14.08, R की वैल्यू है 10, दैट इज 140.8। VL हो जाएगा I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, ये है आपके पास 14.08, ओमेगा है 3, ये 1/3 यानी कि 14.08 वोल्ट। VC की वैल्यू होती है I इंटू XC, और XC को लिखते हो आप 1/ओमेगा C। तो 14.08 इंटू 1/3 इंटू 1/6 यानी कि 14.08 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 28.16 वोल्ट। अब अगर आप यहाँ को पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर आ जाएगी आपके पास P इज इक्वल टू VI cos phi, दैट इज 141.4 इंटू 14.08, पावर फैक्टर की वैल्यू हमारी निकलती 0.99। Q इज इक्वल टू VI sin phi, यानी कि 141.4 इंटू 14.08 इंटू साइन, ये आ जाएगा आपके पास साइन फाई निकालना है आपको, तो साइन फाई यहाँ से निकल जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओमेगा एल अपॉन जेड, तो ओमेगा एल की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1/3, और जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 10.04, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.04, यानी कि 1 को डिवाइड करोगे आप 10.04 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन फाई इज इक्वल टू 0.099, तो ये आ जाएगी 0.099। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 141.4 इंटू 14.08 इंटू 0.99, दैट विल बी 1971 watt and 141.4 into 14.08 into 0.099, that will be 197.10 wars, and S is equal to V into I, यानी कि 141.4 into 14.08, that will be 141.4 into 14.08, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 1990.9 वोल्ट एम्पियर। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने देखा अभी तक कि जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं सेकेंड यूनिट में, वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, और उसके आंसर आपको नीचे लिख दिए हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हमारे पास है, ये भी आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो आप वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, आंसर आप इससे मैच कर लीजिए, आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इलेक्ट्रो क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।